हेलो एवरीवन। आज जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हमारे साथ संदीप शर्मा जी है। वो स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हरियाणा गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर है। वो आज आप सबसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो हम वो भी आपको आंसर करेंगे। तो आज हम उनसे मिलते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम, हेलो सर, थैंक यू टाइम निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। जी सर। सर, हम सब ऑनलाइन हैं, हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स भी अभी आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हेलो बच्चों, बच्चों से इंटरेक्शन है या वन साइड है? सर, वो ऑनलाइन है, वो अब आपको लाइव देख रहे हैं। वो मुझे ले देख पाएंगे। वो आपको हेलो देख बच्चों, पा रहे जैसे हाँ मुझे देख पा रहे हैं। जैसे आकांक्षा ने बताया, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला में। आपको ये भी मालूम है कि हमारी जितनी भी ITIs हैं हरियाणा स्टेट के अंदर, वो सभी इस डिपार्टमेंट के अधीन है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में कई बार बीच में आया भी हूँ, तो आपने शायद कभी मुझसे देखा हो या हमारा मिलने का मौका लगा हो। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन जो चल रहा है, मुझे उसमें जुड़ने का मौका मिला है। आपकी जो ये टीम काम कर रही है आप बच्चों के लिए, आप बच्चों के भविष्य के लिए और आपको स्वावलंबन देने के लिए, तो इस टीम के साथ मेरा समय समय पे कई बार बातचीत हुई है। विचार विमर्श के बाद हमने कुछ 6 महीने 8 महीने से प्लान बना रहे थे कि कैसे हम आप बच्चों को जीवन में अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने पैरों पे खड़ा होना मतलब एंटरप्रेन्योर बनना, हम आपको कैसे मोटिवेट करें, क्या एक्शन प्लान बनाएं। तो उसका नतीजा ये है कि ये जो टीम आप लोगों के साथ काम कर रही है, ये आपको आपकी हैंड होल्डिंग के लिए यहाँ पे आपके पास पहुंची है। आपको सही दिशा में एंटरप्रेन्योर बनाए, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए और क्यों एंटरप्रेन्योर बने। सबसे बड़ा इशू हमारे मन में ये आता है कि हम एंटरप्रेन्योर क्यों बने, इसके क्या फायदे हैं। जब तक हम ये चीज नहीं समझते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में हमें पूरा विश्वास, आत्मविश्वास जागृत नहीं होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अपने आपने देखा है कि हरियाणा स्टेट की बात करें तो अधिकांश युवा, चाहे वो हमारे ITI पास आउट हैं या हमारे पॉलिटेक्निक से हैं या किसी ग्रेजुएट कॉलेज से हैं, बीटेक हैं, सब लोग ये देखते हैं कि कैसे हमें नौकरी मिले, कैसे हमें सरकार में नौकरी मिले। सरकार की नौकरी प्रथम स्थान पे रहती है प्रायोरिटीज में, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की। तीसरे स्थान पे क्या रखते हैं कि चलो नौकरी नहीं मिली तो हम कोई बिजनेस कर लेंगे, कोई दुकान कर लेंगे, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। हम सबसे पहले सोचें, हम नौकरी में आप पहले 3 अक्षर देखेंगे तो क्या है? नौकर, नौकर, सर्वेंट। मैं ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पे हूँ, आई एम ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी नौकर हूँ। तो हम बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि आप नौकर बनना पसंद करोगे या मालिक बनना पसंद करोगे। निश्चित तौर पे जब हम बात करेंगे नौकर और मालिक की, तो हम मालिक बनना पसंद करेंगे। लेकिन मालिक बनने की राह जो है शुरू में कठिन लगती है। आज दिन में मैं विचार कर रहा था कि एक अच्छी शुरुआत करने की जरूरत होती है। यदि हम प्रयास करते हैं तो बड़े से बड़ा मुकाम भी हम हासिल कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक जस्ट शुरुआत की जरूरत है। आप यदि शुरुआत, आपको सही समय पर मार्गदर्शन मिल जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप या अपना रोजगार, सब रोजगार कोई चीज होती है जिसमें नौकरी से ज्यादा तरक्की की संभावनाएं हैं, जिसमें नौकरी से ज्यादा पैसा कमाने की संभावनाएं हैं, जिसमें नौकरी से ज्यादा आपको आत्मविश्वास और सेल्फ रिस्पेक्ट की जिसमें संभावनाएं ज्यादा हैं। तो हम इस उम्र में, जब हमारी उम्र अपना करियर बनाने की होती है, निश्चित करने की होती है, तो ऐसे समय पे हम निर्णय ले लेते हैं कि हमें इस राह पे बढ़ना है। तो निश्चित तौर पे जब आप 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में आओगे तो आप एक उद्योगपति हो सकते हैं, सफल आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, आपका एक अच्छा कारोबार हो सकता है। और ये जो 10-15 साल की मेहनत होती है, शुरू के अंदर हमें लगता है कि हम कहाँ से पूंजी लेके आएंगे। हमें मालूम नहीं है कि हमें कैसे इंडस्ट्री को स्थापित करना है, कहाँ से जमीन मिलेगी, हमें दुकान किराए पे कौन देगा, हमें वर्कर कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। लेकिन
समय के साथ ये चीजें धीरे धीरे सॉल्यूशन हो जाता है। आप ये देखें, जब हम तैरना सीखते हैं तो तैराकी कोई बचपन से हम पैदाइशी तैराक नहीं होते, लेकिन आपको जब पानी में कूदेंगे तो आप तैराकी भी सीखेंगे। मुझे तैराकी नहीं आती है आज, क्योंकि मैं कभी पानी में एंटर नहीं किया। लेकिन यदि जो आदमी, जो बच्चा सही समय पर पानी के तालाब में, पोंड में जाएगा तो वो तैराकी सीखेगा। यही एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक ये तालाब है, दुनिया है, इसमें कारोबार है, नौकरियां हैं, समाज है। लेकिन जो व्यापार के तालाब में एक बार छलांग मारेगा, एक बार पांव रखेगा, नेचुरली उसको व्यापार करना आएगा। और आप अच्छी सोच से जब आप अपने व्यापार को करेंगे, अपना ठीक जितने एटिकेट्स होते हैं बिजनेस के, उनको पालन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आप बुलंदियों को छू सकते हैं। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देखें, कोई ये कहेगा कि मुझे किसी एक मेरे जानकार ने कहा कि आप कोई इंडस्ट्री लगा लो या दुकान कर लो या कोई रिपेयर सेंटर बना लो, मैंने कर लिया। यदि वो मुझे ना कहता तो मैं आज इस मुकाम पे ना होता। तो हमें एक शुरुआत करने की जरूरत होती है। और मुझे खुशी है कि एक बहुत बढ़िया टीम, जिसको मैं पूरे नॉर्थ इंडिया की बढ़िया टीम उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के साथ में, और प्रोबेनो जो है, जो बड़े मुश्किल से ढूंढने से मुझे मिले हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में, वो टीम आज आपके साथ खड़ी है, जो आपका मार्गदर्शन कर रही है। तो मेरा आपको तहे दिल से ये कहना है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के चीजों को समझें, कैसे बिजनेस को बनाना है, कैसे उसको ग्रोथ करनी है, कैसे आपने उसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, और आपका कस्टमर रिलेशन कैसा होना चाहिए। ये चीजें आपकी यदि हर इन सेक्टर्स में आप इन कौशल के अंदर, सेक्टर की बजाय कौशल में वर्ड कहूँ, इन कौशल को आप यदि प्राप्त कर लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नौकरी के अंदर एक तरक्की की आप देखेंगे कि सीमित संभावनाएं होती है। एक क्लर्क यदि लगा तो मैक्सिमम सुपरडेंट तक पहुंचेगा। एक आप आईटी पास करने के बाद किसी इंडस्ट्री में लगे टेक्नीशियन के तौर पे, तो मैक्सिमम आप इंजीनियर के तौर पे पहुंचेंगे, वो भी आप रिटायरमेंट के टाइम तक। लेकिन आपकी सैलरी भी उतनी मिलती है। आप सरकार के अंदर देखें या प्राइवेट सेक्टर में देखें, यदि आपको आज 20,000 सैलरी मिल रही है तो आपको उतनी मिल रही है जिसमें आपका घर का खर्च और मकान का छोटा मोटा किराए का निकलता है। यही सैलरी आपकी 10 साल बाद बढ़ के यदि 40,000 भी हो गई, तब भी आपके खर्चे उतने ही निकलेंगे। हम कहते हैं हमारी सैलरी डबल हो गई। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर, आपके अपने कारोबार के अंदर आपकी मेहनत है, आप इसे हर साल डबल कर सकते हैं, हर साल 4 गुना कर सकते हैं, आप कितना भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। आज मेरी एक इंडस्ट्री से बात हुई मानेसर में, उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है, तो वो कुछ लड़के मांग रहे थे कि हमें जॉब के लिए कुछ बच्चे दो। तो मैंने पूछा कि आपने इंडस्ट्री कब लगाई? तो कहने लगे हमने 10 साल पहले थी, 5 लाख रुपए के साथ हमने शुरुआत किया था। आज वो 50 करोड़ की इंडस्ट्री है। कैसे हुआ? और आदमी कौन है? वो हमारे हरियाणा का रहने वाला है, हमारे रोहतक जिले के महम का रहने वाला है। तो 5 लाख से इंडस्ट्री बढ़ाकर 50 करोड़ की इंडस्ट्री 10 साल में ले आया। एक नौकरी पेशा आदमी इतने पैसे नहीं कमा सकता। लेकिन यदि आप अपना कारोबार करते हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर, नौकरी के अंदर जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आप अपने मालिक के लिए कर रहे हैं। मालिक चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो आपकी वो सरकार हो। नौकरी के अंदर आप दूसरे के लिए मेहनत करेंगे, और अपने रोजगार के अंदर आप अपनी तरक्की के लिए मेहनत करेंगे, तो इसके अंदर हमारे संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। दूसरी बात, रोजगार ही कहाँ है? जिस गति से हमारे रोजगार सृजन होना चाहिए, उतनी गति से देश के अंदर हमारे रोजगार सृजन नहीं हो रहे। कारण हमारे युवाओं की सोच, युवा नए उद्योग नहीं लगा रहे। आप चीन का एग्जांपल लें, चीन हर चीज बना रहा है। वो कैसे बना रहा है? उनकी जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है, हमारी जनसंख्या लगभग 138 करोड़ है, सिर्फ हमारे से 6 करोड़ ज्यादा है। परंतु आज हम कोई भी चीज लें, हमें चीन की आइटम मिलती है। कारण चीन के अंदर हर घर के अंदर एंटरप्रेन्योर डेवलप हो गए। उनका कोई छोटा उद्योग है, कोई बड़ा उद्योग है, वो रिसर्च करते हैं, वो स्टार्टअप्स बनाते हैं, वो नई नई इन्वेंशन करते हैं। आप ये चीज देखेंगे, हमारे खिलौने, जो बच्चों के खिलौने होते हैं,
वो भी नए नए डिजाइन होके वहां से आते हैं। हमारी दिवाली की फुलझड़ियां वहां से बन के आती। वो ढूंढते हैं कि हम कैसे इन्वेंशन करके दुनिया की जरूरतों को पूरा करें और सप्लाई करें। तो वहाँ हर आदमी इस काम पे लगा हुआ है। चीन आज देश की विश्व की महाशक्ति बन चुका है। बड़े बड़े देश उससे सामना कर रहे हैं, कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं वहां पे जागृत हो गई हैं। तो चीन हम देश विश्व की महाशक्ति क्यों बना? क्योंकि वहां के लोगों ने अपने कारोबार करना आरंभ किया। और कब आरंभ किया? 1980 के बाद। 1980 से पहले वो देश भी, चीन जो देश है वो इतना तरक्की नहीं उसने की थी, लेकिन पिछले 40 सालों में उन्होंने इतने उद्योग लगाए, उनके हर आदमी ने काम करना सीखा, अपना काम किया, तो आज वो विश्व की सबसे महाशक्ति है। और चाइनीज लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हमारे देश के लोगों से काफी अच्छा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश का हर बच्चा, हर युवक, विशेषकर जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त बच्चे हैं, वे सब अपने उद्योग में रुचि रखें, अपना कारोबार शुरू करें। आपको सरकार की ओर से जो भी संभव सहायता हो सकती है वो हम करेंगे। मैंने अपनी टीम को कहा है कि हम जिला, जब जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलेगा तो हम जिला उपायुक्त जो डिप्टी कमिश्नर होता है जिले का, हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे कि जैसे ही आप अपना ये कोर्स पूरा करते हैं, जैसे 20 अप्रैल से आपका कोर्स शुरू हुआ है, तो आप इस कोर्स को पूरा करते हैं और हमारी जो स्थितियां हैं प्रदेश की वो ठीक होती हैं, तो हम जिला प्रशासन को आपके साथ जोड़ेंगे, जो आपको लोन देने के लिए, लोन दिलवाने के लिए, कहीं पे भूमि आपको रेंट पे दिलानी है, हर तरह के साथ आपको साथ खड़े हम मिलेंगे। तो हमारा ये प्लान है। और हमारा ये प्लान है कि जो हमने 250 बच्चों का ग्रुप बनाया है, गुरुग्राम की 2 आईटीआईज और फरीदाबाद की आईटीआईज, ये सभी बच्चे एंड तक हमारे साथ इसी तरह प्रगति करते रहें, इस काम सीखते रहें, और 250 के 250 बच्चे जो लगभग हैं, वे सभी अपने इस मिशन में सफल होके अपना कारोबार स्थापित करें। हाँ जी, कांक्षा जी। जी सर, आई थिंक मतलब काफी अच्छा क्वेश्चंस आपने, जो भी हमने हमारी ऑडियंस ने पूछे थे, जो हमारे दिमाग में भी थे, वो आपने काफी बढ़िया तरह आंसर कर दिए। एक थीम है सिर्फ जो मैं चाहता हूँ कि आप अगले 2 मिनट में कवर कर दें, क्योंकि उसके ऊपर काफी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, और वो है पेरेंट एंगेजमेंट पे। तो कि पेरेंट्स को हम तो अभी तक पेरेंट्स को ये नहीं मालूम है कि आईटीआई एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी पुश कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है, राइट? तो पेरेंट्स को हम एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कैसे उनसे नेगोशिएट करें, कैसे उनको समझाएं, कैसे उनको अपने दरिये पे लेकर आए? अक्षय, इसमें मेरा सुझाव तो ये है कि हम एक पीटीएम कर सकते हैं। पेरेंट्स को अपने आईटीआई में बुला के हम उनसे भी काउंसलिंग कर सकते हैं। हम उनको बताएं कि देखो, आज जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है वो यदि जॉब ऑफर करती है वो 7,000, 8,000, 9,000 पे देती है, और वर्किंग आवर्स 9-10 घंटे के आसपास के हैं। उतने पैसों में गुरुग्राम के अंदर तो एक कमरा भी किराए पे नहीं मिलता है। यही हालात फरीदाबाद के हैं, और यही हालात हमारे देश के अलग अलग जिलों के हैं, लेकिन वहाँ सैलरी भी कम मिलती है। आप सैलरी जींद के अंदर कोई इंडस्ट्री देगी तो 6,000, 5,000 देगी, गुरुग्राम में 10-12,000 तक देंगे, लेकिन उसमें गुजारा नहीं। इस मुद्दे को लेके हम पेरेंट्स को बता सकते हैं। हम जो हमारे पास, हम ऐसे इंडस्ट्रिस्ट को बुला के ला सकते हैं अपने सेमिनार के अंदर, पीटीएम के अंदर, जो ये बताएं कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी और हम कितना कमा रहे हैं। और सैकड़ों, हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की है, जीरो से शुरू किया और आज हीरो बने हुए। तो पेरेंट्स के साथ हम मीटिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा डे फिक्स करके। मैं भी आना चाहूंगा कि यदि मौका मिला तो मैं भी आऊंगा, अदरवाइज आप ऐसा कुछ ग्रुप वाइज कर सकते हैं या सभी को इकट्ठा बुला सकते हैं। राइट सर, परफेक्ट। और उनके साथ हम क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। जी, जूम पे भी मीटिंग कर सकते हैं उनके साथ। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, तो ऐसी एक मीटिंग पर बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी करें।
अक्षय, मुझे पता है टाइम कम है, पर मैं सर का एक विजन जो मेरे को बार बार सर एड्रेस बताते रहते हैं, मैं सर वही बात है कि जो ITI में एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ने वाला, आप अगर एक वो लाइन रिपीट कर दें तो थोड़ा सा नहीं, सबको मेरा अच्छा। तो हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी ITI का नाम ही बदल के हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करते हैं, IT एंड EDI। मेरा ये विजन है और मेरा ये मानना है कि ये भारत सरकार भी 6 महीने या साल के अंदर ये करने का निर्णय लेगी और ये बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम IT एंड EDI नहीं करते तो ये एक बड़ा मैसेज नहीं जाएगा। हमने 250 बच्चों के साथ ये शुरुआत की है और मेरा ये मानना है कि इस शुरुआत के नतीजे हम प्रधानमंत्री के मन की बात में भी जगह पा लेंगे। हमारे 250 के 250 बच्चे इतने अच्छे आपने सिलेक्ट किए हैं, ये इतना बढ़िया काम करेंगे। भारत के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो संडे को, महीने के अंदर संडे को मन की बात आती है, मुझे ये दृढ़ प्रबल संभावनाएं लगती हैं कि हम दिवाली तक उनकी उस लेक्चर के अंदर हम जगह पा लें। थैंक यू सर, ये बहुत मोटिवेटिंग होता है, मतलब टीम के लिए भी और हम सबके लिए, कि आपका ये विजन कि भाई ITI में एंटरप्रेन्योरशिप ITI का हिस्सा बने, तो ये बहुत मोटिवेटिंग होता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये आप सुनाते रहें तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू। एग्जैक्टली। इसी पे आई थिंक सर हम आपसे आज के लिए अलविदा लेंगे, लेकिन हमारे काफी सेशंस हैं और हम चाहेंगे कि आप अगले सप्ताह या अगले से अगले सप्ताह हमारे साथ कभी आधे घंटे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए आए, अगर आपके पास समय हो तो। हाँ, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। इस काम के लिए मेरे पास हमेशा समय है। आप 1 घंटे का नोटिस देके मुझे कभी भी इनवाइट कर लें। बस बहुत बढ़िया सर, ये हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है और आई थिंक पर्सनली स्पीकिंग आल्सो काफी मोटिवेटिंग रहता है आप जैसे लोगों के साथ गवर्नमेंट में काम करना। और आई थिंक वो इंटरनली मोटिवेशन, जैसे हरीश ने बोला, हमारी पूरी टीम को भी यहाँ पे मिलती है कि हमने जो सोचा है उससे भी बेटर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा आज के लिए सर। हमारा गेस्ट सेशन है अभी। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। हम अब महेश का इंतजार कर रहे हैं, वो आते ही होंगे। मैंने उन्हें टेक्स्ट। और दोस्तों, आज सबसे बढ़िया बात है कि हमने 50 लाइव व्यूअर्स टच किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और इसको 100 बनाएंगे, अभी 100 का एम है अगला। तो जितने आप लोग दोस्तों हमारे, अपने दोस्तों को बुलाओ, 100 का एम है। और अगर 100 व्यूअर्स टच करोगे तो आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज रहेगा। तो जल्दी से जल्दी अपने सारे दोस्तों को बुलाओ। जिस दिन हमारी लाइव क्लास में 100 लोग टच हुए लाइव देखते हुए, उस दिन कुछ स्पेशल करेंगे। कुछ सवालों पर हमारे वीडियोस के ऊपर व्यूज तो लाइव होते होते बढ़ भी जाते हैं और उसके बाद भी और काफी सारे आ जाते हैं, राइट? हाँ। तो मजेदार बात यह अक्षय कि हमारे दोस्त अगर नहीं देख पाते लाइव तो वो उसके बाद जरूर देखते हैं। और टोटल व्यूज हमारे 120 से 150 तक रेंज करते हैं, जो कि लाइव रिकॉर्ड होने के बाद आते हैं। और अभी तो सारे लाइव वीडियोस पर करीब 250 से 300 व्यूज है। सो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ स्टूडेंट शायद से 2 बार भी देख रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। प्रिया शर्मा कहती है थैंक यू सो मच जी सर। थैंक यू सो मच प्रिया। भारती कहती है थैंक यू सर। थैंक यू भारती। सब गुड इवनिंग कह रहे हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। नाम नहीं ले पाऊंगा, आई एम सॉरी। काफी सारे गुड इवनिंग मैसेजेस आए। प्रियंका कहती है थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर ज्वाइनिंग इन। ओमवती कहती है थैंक यू ओमवती। मिस एसवी जो कि हमारे रेगुलर क्लास अटेंडेंट्स में से एक है, थैंक यू सर जी, नाइस टू मीट यू। शायद से संजीव सर के लिए था। सो आपका मैसेज जरूर संजीव सर तक पहुंचा देंगे। रवि कहते हैं थैंक यू सर। प्रियंका कहती है सर ने आज बहुत ही मोटिवेशन किया है। थैंक यू प्रियंका। पेरेंट्स मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे मीटिंग जरूरी है। पेरेंट्स मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, जैसे कि बलजीत सर। गाइस एक सेकेंड दोस्तों, बीच में मेरे एंड पे थोड़ा पावर कट हुआ है, तो बीच में थैंक यू का पेज आ गया। हम कहीं जाने वाले हैं नहीं, यहीं पे रहेंगे, तो हमारे साथ ही रहना। मैं फिक्स कर देता हूँ इसको। आई थिंक अभी ठीक लग रहा है, तो कंटिन्यू रखेंगे। और हाँ, ठीक आ रहा है अभी स्क्रीन पे ठीक आ रहा है। हाँ राइट। हाँ, बलजीत सर आप कह रहे थे। रियली सॉरी।
हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। अब हाँ, पीटीएम के मैं बारे में ये सर कह रहा बात था कि जैसे सर ने भी बताया है कि पेरेंट्स मीटिंग ये बहुत कंपलसरी है। करें। गर्ल्स को मोटिवेट करने से काम नहीं होता जब तक पेरेंट्स मोटिवेट नहीं। और गर्ल्स स्टूडेंट जो ट्रेनी जितने हैं गर्ल्स, उनका सेल्फ इंडिपेंडेंट फैसला वो ले नहीं पाएंगे, वो नो डिसीजन फ्रॉम द गर्ल्स। पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व इन दिस मैटर। ओके, बस सर एक लाइन बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स मीटिंग विल बी कंपलसरी फॉर दिस प्रोग्राम। शायद मार्च में हम लोगों मतलब डिपार्टमेंट ने कुछ पेरेंट्स पीटीएम आप लोग शेड्यूल की थी, पर शायद ये सबकी वजह से नहीं हो पाया। पर हाँ, डिपार्टमेंट सोच रहा है कि पीटीएम को कैसे और ज्यादा से ज्यादा तरीके पे किया जाए। हाँ, हाय, हमारे साथ महेश आ गए हैं, जुड़ गए हैं। हेलो महेश। हेलो एवरीवन, कैसे हो? हम सब ठीक है, थैंक यू टाइम निकाल के हमारे साथ बात करने के लिए। हम सब काफ़ी एक्साइटेड है आपके साथ आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू विद एवरीवन ऑन आवर टीम। हमारे साथ अक्षय है जो उद्यम से हैं, हमारे साथ हरीश जी हैं, ये भी उद्यम से ही हैं। उसके अलावा हमारे जो पार्टनर है प्रोबनो से हमारे साथ है आदित्य जो प्रोबनो के फाउंडर है, और सामंत जो प्रोबनो में काम करते हैं। एंड फाइनली वी ऑल्सो हैव रचना, शी इज ऑल्सो फ्रॉम उद्यम। सो हमने सबको आपके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो बता ही दिया था, एंड बिकॉज हम काफ़ी शेड्यूल से पीछे हैं टू मैक्सिमाइज टाइम विद यू, आई जस्ट आस्क यू टू गो अहेड। हम सब बहुत एक्साइटेड है आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। तो आप अपनी जर्नी के बारे में प्लीज़ हमें बताइए, अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कब शुरू की, कैसे आपने सोचा कि आपको ये करना है, क्योंकि आप उससे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थे और आप इंजीनियर हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी। प्लीज अब विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल हैंड इट ओवर टू यू। Sure. I'm very much काफी honored भी हूँ to be invited here. All right. अच्छा, is there an audience? Yes, so there is an audience, yeah. Okay. Perfect. So what we'll do is Mahesh कि आप अपना हम questions पूछते जाएंगे आपसे, आप उनको आंसर करते रहिएगा, और ऑडियंस से भी हम क्वेश्चंस लेते रहेंगे बिकॉज लाइव ऑडियंस काफी, ये हमारा आई थिंक 7th वेबिनार है, तो लाइव ऑडियंस काफी जल्दी क्वेश्चंस भी देते रहते हैं, हम वो आपसे भी पूछते रहेंगे। हाँ, मैंने एक छोटा सा कुछ प्रेजेंटेशन भी बनाया था, मतलब अराउंड जर्नी टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप। अगर वो भी अगर बात करनी है तो वैसे भी कर सकते हैं। कितना टाइम है हमारे पास वैसे? एब्सोल्युटली। अच्छा। We will have 50-55 minutes we'll have. Okay, perfect. सब लोग वैसे एज ग्रुप क्या है लोगों जो व्यूअर्स है, किस एज ग्रुप में है? So they are mostly like 18-year-olds, 19-year-olds. That is the median ages. Okay, so most of them would be like unmarried. Like I can talk against marriage also if that's required. जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, स्पेशली जो विमेन आईटीआई से हैं, काफी उनमें से मैरिड भी हैं। Okay, so that is also the demo. ठीक है। Careful. Okay. All right. Hello everyone. मेरा नाम महेश जकोटिया है, मैं एक कंपनी का फाउंडर हूँ, बीजक नाम है। हम लोग जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जो वेरियस एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स पूरे इंडिया को कनेक्ट करते हैं। मैं छोटा सा एक 5-10 मिनट लेके मेरे थोड़े बचपन के बारे में बता देता हूँ कि यार ये शौक और ये कहाँ से आया। मेरी जो जर्नी है वैसे शायद सबके लिए, मतलब मैंने जो पाथवे चूज किया था, शायद हो सकता है बाकी लोग दूसरा पाथवे, शायद वो आप लोग पे काम ना आए, बट फिर भी शायद हो सकता है काम भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट मैं मेरा तरीका बता देता हूँ कि यार मैं क्यों करना चाहता था और कहाँ से आया था। मैं एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिजवाड़ा से हूँ। ये आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है। वहाँ पे मैं मतलब हाँ, वहाँ पे हम लोग बेसिकली वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे। ये मेरा मतलब पेरेंट्स थे, ये मेरा घर था। तो शुरुआत में जब मैं बचपन में था तब ये काफी होता था कि यार घर पे हमारा बस एक
एक रूम था, ये जो लेफ्ट वाला फिगर है वो मेरा रूम है, वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है, राइट में वो हमारा हॉल है। जब बचपन में मैं मेरे माँ बाप को देखता था या फैमिली में देखता था, तो काफी बार लगता था कि यार अगर पैसे वेल्थ होता तो शायद दुविधाएं कम हो जाती है। तो हमेशा उस बचपना होता है ना कि यार पैसे आने से शायद ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उस वक्त पे जैसे कि अगर फ्रिज नहीं होता था तो खाना बार बार बनाना पड़ता था या बार बार बाहर जाके लेके आना पड़ता था। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कारण काफी इश्यूज देखता था। और जैसे कि मेरे माँ बाप अपने मतलब मेरी माँ शायद 30-32 साल की थी या 35 साल की, उसने टीवी हटा दिया क्योंकि सब लोग रूम पे पढ़ते थे हम लोग। तो उनको लगा कि यार अगर टीवी रहेगा तो वो अगर वो टीवी देखेगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो टीवी हटा दिया क्योंकि रूम नहीं था। छोटी छोटी चीजों के कारण लगा था कि यार शायद पैसे होते तो शायद इसीलिए मेरी इच्छा उस वक्त पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये थी। भले ही आगे जाके काफी चीजें बदल गई क्यों करना चाहता हूँ, बट उस वक्त पे ये इच्छा थी कि यार ये करना जरूरी लगा था। मैं और 7th तक काफी साउथ इंडियन स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे मतलब ट्रायंगल को ट्रिगोनोमेट्री बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिकोनोमेट्री बोलते थे। तो काफी जब मैं 8th में इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड में गया था तो काफी प्रॉब्लमेटिक लगा था कि यार सारे लोग जो है वहाँ पे ऐसे बोलते हैं जैसे कि हे वो जो आप सुनते होंगे ना तो इंग्लिश में बोलते हैं हे हाउ आर यू डूइंग ड्यूड, व्हाट्स हैपनिंग। सो वो भी उस वक्त पे मुझे ये भी एक जर्नी थी कि प्रैक्टिस और हार्ड वर्क से भी आप सीख सकते हो। तो मैं अपना 8th 9th काफी 2 साल अलग अलग तरीके लगा के इंग्लिश सीखने की कोशिश करता था। प्रोनाउंसिएशन भले उस वक्त पे वीडियोस या एप्स वो सब नहीं थे, बट उस वक्त पे मैंने कुछ नया सीखा था कि फोनेटिक्स बोलकर कुछ होता है, जिससे आप फोनेटिक्स सारा प्रिंट मिल जाता है, किताबें मिल जाती है, तो हर शब्द का प्रोनाउंसिएशन काफी सही तरीके से वो बताया जा सकता है। तो एक एक शब्द को हजारों 100 बार 200 बार बोल के उनको सही तरीके से सुनो, सही तरीके से बोलने की आदत मैंने तब वो सीखी थी। तो ये सारे ये हार्डवर्क और लगा कि यार भले इंटेलिजेंस ना हो चलता है, बट अगर तुम प्रैक्टिस और हार्डवर्क करते जाओगे तो दैट्स मोर, तुम कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट वालों से भी आगे बढ़ जाओगे। तो वो मेरी लर्निंग थी। तो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला मेरा वेंचर था ये। मैंने भले हाँ इससे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने फिर मेरा 8th 9th 10th इंग्लिश मीडियम में किया था। 11th 12th काफी इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करी थी कि अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए। उसके बाद मैंने बिट्स पिलानी में अपना इंजीनियरिंग करा था 4 साल, वही जो बाकी इंजीनियर्स जैसे होते हैं। उसके बाद मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया था बॉम्बे में, जहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वो हमेशा होता है ना कि यार काफी सही लोग वो मूवीज में दिखाते हैं, जैसे कि वो कौन सा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनता है, तो लाइफ काफी सही होती है। तो हाँ सही थी, सैलरी अच्छी मिलती है वहां पे और काफी कुछ सीखने को मिलता है। वहां पे हम लोग बेसिकली कंपनीज को फंडिंग के लिए हेल्प करते हैं। बट उस प्रोसेस में मुझे ये भी रियलाइज हुआ उस वक्त पे कि यार एंटरप्रेन्योरशिप जो आप जॉब में कर पाते हो, जॉब में आप किसी और की मदद कर रहे हो, जितना आपको करना चाहिए, जितनी आप इम्पैक्ट दुनिया में ला सकते हो, काफी कम होता है। वही अगर आप फाउंडर बन जाते हो, वही अगर आप कंपनी चला रहे हो, तो आप एक नई चीज पैदा कर रहे हो इस दुनिया में। मतलब जैसे कि भले अगर आज मतलब बिग बास्केट नहीं होता तो शायद ये लाखों किसानों के बीच में उनकी जो कमाई हो रही है, एडिशनल कमाई हो रही है, वो शायद नहीं होती थी। या अगर फ्लिपकार्ट नहीं होता था तो शायद इतने जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स है जो अपना माल फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, शायद नहीं बेच पाते थे। तो ये ज्यादा अगर आपको दुनिया में, भारत में अगर ज्यादा चेंज लाना है, इम्पैक्ट लाना है, तो मुझे लगता था कि यार जॉब से अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, उससे आप ज्यादा कर सकते हो। तो मैंने फिर पहला वेंचर मेरा था माईफिट था, एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप था जो बेसिकली सारे आपको वर्कआउट्स और ट्रेनिंग और सारे ऐप पे दिख जाते थे। यहाँ पे मैं मतलब 2017 में करता था और मैं अकेला फाउंडर था।
तो यहाँ पे गलती ये थी कि मेरे में खुद में कुछ काफी खामियां थी और मैं अकेला इस धंधे को चला रहा था, वेंचर एंटरप्रेन्योरशिप को चला रहा था। मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे बाकी लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, तो उसके लिए मुझे बाहर और नेटवर्क और दोस्त और जो बाकी चीजों में ज्यादा तेज है, बाकी चीजों में ज्यादा होशियार, उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए था। एक तो कोलैबोरेशन भी करना चाहिए, दूसरा है मैं भी थोड़ा जैसे कि शेयर्स होते हैं या पैसे बांटने का काम होता है, वो बराबर होना चाहिए, या उनको भी बेनिफिट दिखता है। अगर आपके पार्टनर को बेनिफिट दिखता है तभी वो अट्रैक्ट होंगे आपके साथ काम करने में। तो यहाँ पे मेरी लर्निंग थी कि यार टीम बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। पहले ये देख लो कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या क्या खामियां हैं, और उस खामियां को लाने के लिए बाकी लोगों से जुड़ना पड़ेगा, वो वाली बात। तो ये मेरा दूसरा वेंचर था, रिवोल्ट मोटोकॉप। मतलब ये माइक्रोमैक्स के फाउंडर ने शुरू किया था, मैंने उनके साथ जुड़ गया था एज ए छोटा सा को फाउंडर। मैं थोड़ी सी बहुत ही छोटी सी इक्विटी थी, बट ये माइक्रोमैक्स का फाउंडर जो था, ये इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बनाते थे और ये लोग काफी काम करते थे। यहाँ पे मैं काफी सारे आइडियाज थे, मैं काफी सारी चीजें करना चाहता था, बट ये रियलाइज हुआ कि मेरे जो पार्टनर्स थे वो मेरे बराबर के नहीं है, मेरे से बहुत ऊपर है, मेरे से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, या मेरे से बहुत ज्यादा एज में है। तो उनके साथ मैं काफी चीजें वो डिस्कनेक्ट हो जाए, कुछ करना चाहता तो नहीं कर पाता था। तो इसीलिए ये भी काइंड ऑफ मेरे लिए उतना जमा नहीं था। यहाँ पे भी मेरे को वो टीम का काफी ये मिसमैच लगा था। इन दोनों वेंचर्स से मुझे एहसास हुआ कि मुझे अगर कुछ शुरू करना है, या तो अगर खुद परफेक्ट हूं तो खुद से शुरू कर लो, नहीं तो कोई अच्छी सी टीम हो, अपने अपने दोस्त वोस्त जहाँ पे आपके बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ के, और उनके जो अच्छे लोग हो, और ये भी पार्टनर्स के बीच में ये भी जरूरी है कि है ना, सारे लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप उन पे भरोसा करते हैं। वो जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो वाला लर्निंग लेके मैंने फाइनली पिछले साल हमने बीजक शुरू किया था। तो बीजक की शुरुआत इसलिए, ये भी बीजक की सबसे ज्यादा दिल बीजक पे इसलिए आता है कि एक तो हम लोग दो चीजें यहाँ पे काफी चीजें सही गई है। एक तो है कि मैं बचपन में, मेरे पापा एक्चुअली एग्रीकल्चर ट्रेडर थे, वो दाल चावल और जूट का ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे, किसानों से लेके ब्रोकर की तरह बाहर मंडी में बेचते थे, उस तरह काम कर रहे। तो पहले 15 से 17 साल मैंने बहुत कुछ देखा था मेरे पापा को, उनके चैलेंजेस। तो हमेशा दिल में इच्छा थी कि कहीं ना कहीं अपने कृषि देश के लिए कुछ करना है। वो इच्छा आगे जा जाके कहीं फाइनेंस करते हुए या जॉब करते हुए अंदर ही रह गई थी। जब फाइनली जब बीजक हमने शुरू किया था, ये मेरे बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ था। तो कभी भी आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसा भी देखो कि एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, तो अगर कुछ आपसे इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है तो आप ज्यादा मन लगा के काम करोगे। अगर सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा रही है, फिर भी आप उस पे कैसे भी करके कोई ना कोई हल निकालोगे। तो अगर कहीं आपका इंटरेस्ट एरिया और आपका बिजनेस एरिया मिल जाता है तो चीजें बहुत दिल से निकलती है। तो एक में ये इंपॉर्टेंट थी कि आप जो भी करना चाहते हो, ये देखो जहाँ पे आपको सच में इच्छा हो, वहां पे आपको फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा था टीम। तो इस बार जो टीम हमने सेलेक्ट करी थी, सारे हैं कि यार मुझे अगर फिनेंस आता है तो, और ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस किसी और को आता है तो मैंने उसको हायर किया था। किसी और को कहानी स्टोरी टेलिंग अच्छी तरह से बोलनी आती है तो वो तीसरा बंदा था। तो ऐसे हम 3-4 पार्टनर्स हैं जो अलग अलग स्किल सेट्स लेके आते हैं बिजनेस में। तो इस बार पहली चीज तो है कि ये एग्रीकल्चर जो पैशनेट था उसके बारे में था। दूसरा था कि टीम काफी हमने सोच समझ के चलाई थी। तो इसके कारण वेंचर ओवरऑल लक भी था, काफी लक भी फैक्टर था, वो वेंट वेरी वेल, काफी सक्सेसफुल गया। हम लोग अराउंड 400 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, 400 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, 22 स्टेट में हमारे कस्टमर्स है। महीने के हम 80 से 100 करोड़ का बिजनेस करते हैं। और ये सब
काफी जल्दी हुआ है और हमारे इन्वेस्टर्स ने भी काफी बिजनेस को देके भरोसा पैसे दिए थे। हमने कुछ 80-90 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर उठाया है अलग अलग इन्वेस्टर्स से, Sequoia जो बाकी मार्केट में प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे उठाया। अभी ये कोविड सिनेरियो में भी हमारे बिजनेस ने अलग अलग जो महाराष्ट्र के एनजीओस है 80,000 फैमिलीज में हमने ग्रोसरी है या दाल चावल जैसे अलग अलग चीजें 80,000 फैमिलीज में बंटवाया था। तो इन ए वे अलग अलग मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का ये होता है कि यार हो सकता है पहली बार आपको सक्सेस ना मिले, 1-2 बार 2-3 बार करने के बाद शायद आपको सक्सेस मिलेगा। तो आपको वो पहली बार में हार नहीं मानना है, 2-3 बार करना पड़ेगा। और सबसे तो बेसिकली 4-5 चीजें हैं मैंने ये रियलाइज किया हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में जो क्या है 4-5 चीजें। पहली चीज है टीम आप अगर खुद से कर रहे हो या किसी पार्टनर से कर रहे हो बिल्कुल अच्छे लोग होने चाहिए। दूसरा है कि यार आप कौन से मार्केट में जा रहे हो। आजकल ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। मैं काफी मेरे दोस्त लोग देखता हूँ या कोई भी देखता हूँ कि यार वो दोबारा कुछ एक फैशन पोर्टल बनाना चाहते हैं या कपड़े ऑनलाइन बेचने की बात करते हैं। वो सही है बट इतना कंपटीशन है ना वहाँ पे, तो दोबारा क्या आप वहां जाना चाहोगे? तो एक बार मार्केट का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो स्टडी होता है कि आप एक बार घुस रहे हो, अगर आप किसी धंधे में घुस रहे हो तो आप ये मान के चलो कि यार आप हो सकता है अगले 4-5 साल उसी में रहोगे। तो ऐसा सोच के जाओ कि यार घुसने से पहले कि आपको पूरा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग है, जितना भी ऑनलाइन मिल सकता है, जितना भी आप अपने आंखों से देख के आ सकते हो, ताकि अगर कुछ भी गलत लगे आप उसी में किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मार्केट है और जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो वो जाने से पहले एक बार थोड़ा जो कंपटीशन कर रहा है, जो बाकी कंपनीज कर रही है, उनको एक बार देख लो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने से पहले। दोबारा अगर आप मान लो एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो जैसे कि फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट बना हुआ है, दोबारा फ्लिपकार्ट बनाने के शायद फायदे नहीं है, शायद किसी और तरीका बनाना पड़ेगा। शायद हो सकता है बच्चों के डायपर्स के लिए कुछ ऑनलाइन वेबसाइट बनाने का ज्यादा फायदा हो या और कुछ तरीके मिल जाएंगे। बट इसलिए मार्केट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हमारे कस्टमर्स हर जगह आप चाहे कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, कहानी जो बोलने का तरीका होता है, जो आप अपने कस्टमर्स को दिल से समझा पाओगे। शुरुआत में कस्टमर्स आपका शायद हो सकता है प्रोडक्ट को देख के ना आए, वो देख के ना आए, बट आपकी कहानी को देख के आता है। जो कहानी स्टोरी टेलिंग होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। भले आपको अपने पहले कस्टमर्स लाना है या पहले टीम मेंबर्स लाना है या फाउंडर्स को लाना है या अपने घर वालों को भी बताना है कि नहीं ये सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काफी बड़ा हो सकता है। तो कहानी है, ये जो स्टोरी टेलिंग की आर्ट जो होती है ना, इम्पोर्टेंट होती है। हमारे जो शुरुआत के कस्टमर्स जो आए थे पहले 1-2 महीने में, उनके साथ हमें मतलब उठ बैठ के उनके साथ बिल्कुल दिल से दिल मिला के बात करके फिर उनको लाना पड़ा था। वैसे हर बिजनेस में ये होता है कि यार अगर आप अच्छे कहानी बोलने लायक हो तो आप काफी लोगों को अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर पाते हो। 5 बाकी चीजें, लक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में काफी चीजें फेल हो सकती है, हो सकता है क्योंकि आप सब कुछ नया कर रहे हो। एक जॉब में सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ रहता है, गाना सब कुछ बना हुआ है, शब्द दिए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या बजाना है वो दिया हुआ है। स्टार्टअप में आपको शब्द भी गाते गाते बनाने हैं, इंस्ट्रूमेंट भी आपके हाथ में बदल दिए जाएंगे, कभी गिटार रहेगा कभी सितार रहेगा। तो ये काफी सारी चीजें कहीं ना कहीं गलत जा सकते हैं, 100 चीजें गलत जा सकती है। तो लक भी इम्पोर्टेंट होता है। और ये भारतीय काल में बहुत ही अच्छा समय है कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, क्योंकि आपको अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए, जैसे गवर्नमेंट से भी काफी सपोर्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट से एमएसएमई के फंड्स है, स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव है, इसमें आपको अगर कोई भी लोन या फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, इसमें
आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी कि अगर स्टार्टअप नहीं चला, पैसे नहीं दे पा रहे हो तो क्या होगा। उसमें वो प्राइवेट कैपिटल है, ये लोन की तरह नहीं है, ये आपकी कंपनी के लिए जाता है। और इंडिया में इतने सारे वेंचर कैपिटल फंड्स आ गए हैं कि जितने स्टार्टअप्स की जरूरत है उनसे ज्यादा फंडिंग फंड्स इकट्ठा हो गए। तो अगर आप सच में बहुत पैशनेट हो और आप काफी टाइम लगा सकते हो, अच्छा सा मार्केट और प्रोडक्ट निकाल सकते हो, तो आपके पीछे पीछे लोग आ जाएंगे पैसे देने के लिए। और जरूरी नहीं है कि ये पैसे आपको, ये लोन की तरह मत मानिए, ये पैसा ऐसे कि ठीक है अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, बट पैसे होने से आपका बिजनेस जल्दी से आगे बढ़ पाएगा, आप अच्छे अच्छे लोगों को हायर कर पाओगे। वो वाली बात है। ये 4-5 चीजें हैं। नहीं ये और मेरी लाइफ में क्या क्या है कि क्या क्या काम किया था, ये जैसे मैंने हंगर की बात करी थी। एक और है कि यार हम सब लोग थोड़े उतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते, उतने भी अमीर बैकग्राउंड से, तो अंदर की भूख बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर भूख नहीं होती तो आप थोड़े समय के बाद थक जाओगे और रुक जाओगे, बट जो अंदर की अगर आप में वो तड़प है कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, कितना भी मैं थक जाऊं, मेरे को आगे बढ़ना ही है, कोई भी मुश्किल आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हो सकता है कि आपके दोस्त लोग, आपके फैमिली लोग अगेंस्ट जाएंगे कि यार मत करो, स्टार्टअप वार्टअप क्या है। कभी कभी 2-3 साल के लिए उनके लिए भूलना पड़ेगा। जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप बोलते थे कि शायद शादी करने की उम्र में तुम धंधा क्यों कर रहे हो, तो वैसे उनको समझाना पड़ता है कि नहीं ये तो मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा वो अभी वो सब समझते हैं, अभी सब लोग समझते हैं कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया। तो आपके घर वाले भी शायद हो सकता है 1-2 साल के लिए आपको ना समझे, बट एक बार आप थोड़ा सक्सेस हो जाओ या आप दिल से कुछ कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे समझेंगे। तो उनको समझाने की कोशिश करो। काफी सारे सोसाइटी के रूल्स होते हैं कि जिसके कारण शायद आप नहीं कर पाओ। अगर आप उनको भूल सकते हो, उनको भूल जाओ कि यार सोसाइटी क्या बोलेगी, दोस्त क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, इनसे आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पाओगे। और आप सब लोग अपने 15-20 से 30 साल के बीच में होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। जितना हो सकता है आप अपने नॉलेज पे फोकस करो, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करो, अपने हेल्थ पे फोकस करो, छोटा मोटा पैसे सेविंग्स करने की कोशिश करो ताकि कोई भी इमरजेंसी आ जाए आप वो हैंडल कर सकते हो। नेटवर्क बनाने की कोशिश करो कि बाकी अलग अलग लोग क्या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, क्या जॉब्स कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग से सीखने की कोशिश करो, जितना आप लोगों से सीख सकते हो शायद तो उतना काफी जल्दी सीख पाते हो। धर्म मतलब अच्छे अच्छे काम करोगे तो वो है। तो हाँ, एनीवे ये कुछ चीजें थी। बाकी एज यूजुअल आपको जो भी सवाल पूछना है या हैप्पी टू टेक दैट फॉरवर्ड। या श्योर। तो आई थिंक महेश, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये काफी अच्छा इंट्रोडक्शन रहा। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आए जा रहे हैं, इट्स अ बिग रिपोजिटरी क्वेश्चंस की, काफी हमारे दोस्त क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपने एक जनरल आंसर काफी चीजों का दे दिया है, राइट? एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि कुछ कुछ थ्रेड्स आप किसी भी क्वेश्चन, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप पिक कर सकते हो। अब हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो हमारी ऑडियंस से भी आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ है वो है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनते बनते किस चीज का डर लगता है और आप उस डर को ओवरकम कैसे करते हो? हाँ, मतलब इतना सिक्योर नहीं है, जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं, मतलब एक कंडीशनिंग होती है ना कि आप कॉलेज के बाद आपको जॉब के लिए जाना है, तो आपको जॉब में अप्लाई करने के लिए तो आपको डर लगता है कि यार हो सकता है ये इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाऊँ, राइट? लेकिन वैसे ही एंटरप्रेन्योर बनते बनते आपको क्या डर लगता है इस चीज? हाँ, ओ या सॉरी या राइट। सो मेरे पास मेरा डर ये था कि जब मैं अपने कॉलेज और पोस्ट ग्रेड, अपने जो कॉलेज वाले थे ना, तो हम लोग का वो सिस्टम सही था कि यार हम लोग इंडिया में 3-4 साल काम करेंगे
उसके बाद हमारी लाइफ है कि हम यूएस जाएंगे, वहां पे और आगे की पढ़ाई करेंगे और फिर वहीं पे लाइफ सेटल करेंगे, है ना। वो स्टैंडर्ड लाइफ था कि यार यूएस जाके एमबीए करना है और यूएस में अच्छी खासी लाइफ घर वर लेना है, वहां पे यूएस वाला डॉलर में कमाना है, उस तरह की लाइफ वो ड्रीम था। जब एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो तो एक तरफ है आपके जो दोस्त लोग हैं या जो आपके पीयर ग्रुप है, जो सब लोग उस जो बात था कि यार जॉब में बढ़ते जाओ और फिर कहीं ना कहीं यूएस जाके या कई इंडिया में ही कई बड़ी जगह पे जाके सेटल हो जाओ। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा हूँ तो मैं शायद वो सारे मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो हमेशा डर था कि यार मैं दो ऑप्शन है आपके पास कि यार एक ऑप्शन पे आपको अच्छा खासा कमाई, नाम, घर मिल जाएगा, दूसरा ऑप्शन में शायद हो सकता है बहुत ही अच्छी कमाई मिलेगी, बहुत ही अच्छा नाम होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा वाला फीलिंग है। तो दोनों तरफ में हमेशा वो फील आती थी, वो डर था शुरुआत में। जब बट आगे जैसे जैसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप में एक दो वेंचर्स किया था, रियलाइज किया गया जितना आप एंटरप्रेन्योर बनते हो उतनी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे ही मेरा एक दोस्त गूगल में था, उसने जैसे ही अपना प्रोफाइल पे चेंज किया कि यार मैं अब एंटरप्रेन्योर हूँ, उसके जो लोग हायर करना चाहते थे काफी बढ़ गया, काफी सारे मतलब 10-20 ज्यादा कॉल्स 10-20 गुना ज्यादा कॉल्स आने लगे कि यार आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाओ। तो जो कल्चर बैठ रहा है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप का जो जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस हो रहा है हायरिंग के लिए भी है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है, जो मेंटल जिस तरीके से सोचते हैं वो काफी अलग होता है। सो या यस आई होप ये आपके आंसर को प्रोवाइड करता है या और क्लैरिफिकेशन भी दे सकता हूँ मैं। हाँ, तो आई थिंक मैं इसमें एक और क्वेश्चन मर्ज करना चाहता हूँ जो सोनाली राय का है कि सर देखो डर मतलब होता है पैसों का, डर होता है फैमिली का, डर होता है फेलियर का, राइट। तो इसके ऊपर एक जनरल ओवर आर्किंग थीम है। सोनाली का क्वेश्चन है कि सर अगर हमने पैसे कलेक्ट करके किसी से बिजनेस को स्टार्ट किया और वो बिजनेस फेल हो जाए तो फिर क्या होगा? राइट। तो हाँ, तो जो पैसे कलेक्ट करने के ना दो तरीके हैं। एक तो है कि आप उधारी की तरह लो। उधारी में ये होता है कि यार फिर आप वो फंस जाते हो। तो पिछले 20-30 सालों में, पिछले 20-30 साल नहीं, पिछले शायद 10-15 साल में इंडिया में एक अलग तरह का पैसा आता है जो वेंचर कैपिटल पैसा बोलते हैं, जो आपके कंपनी में लगाते हैं और आपको रिटर्न में कंपनी के शेयर्स देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप पब्लिक मार्केट इन्फोसिस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इन्फोसिस का शेयर मिल रहा है। मैं रिलायंस में 1500 रुपए दे रहा हूँ तो मेरे को एक शेयर मिल रहा है रिलायंस का शेयर। तो सिमिलरली अगर रिलायंस डूब गई तो वो रिलायंस कंपल्सरी नहीं कि मुझे पैसा देना है, बस मेरा शेयर जीरो हो जाएगा। तो पिछले 10-15 साल में इंडिया में काफी सारे ऐसे वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, एक्सेलरेटर्स हो गए, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो गए, जो आपको पैसा लोन की तरह नहीं बट एज एन इक्विटी दे रहे हैं कि अगर आप पैसा अगर डूब भी गया तो भी कोई बात नहीं, आप पे वो कुछ आपके पीछे नहीं पड़ेंगे कि यार पैसा दे दो पैसा दे दो। बट वो पैसा देने से पहले आप पे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, आपका बिजनेस देखेंगे। अगर आप लोन ले रहे हो तो लोग सिर्फ आपसे एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, आपका बिजनेस पे शायद उतना दबाव नहीं जाएगा। वो बोलेंगे कि यार अगर बिजनेस भी डूबा आप दे दोगे। बट अगर वही ये जो दूसरा तरीका का कैपिटल है वेंचर कैपिटल, उस पर अगर आप ज्यादा काफी सारे रिसोर्सेस रहेंगे गवर्नमेंट में, जो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप वो वेंचर कैपिटल वाला पैसा लो। डेट वाला लास्ट ऑप्शन की तरह रखो। डेट तभी लो जब पता है कि यार अगर न भी दे पाऊं, अगर डूब भी गया तो भी मेरे पास वो होना चाहिए। तो ये कुशन लेके चलना चाहिए तो लाइफ में थोड़ी कंफर्ट हो जाती है कि यार अगर फेल भी हो गया बिजनेस, मेरे पास है ना, उसके बाद दिमाग में ये भी लगाओ कि यार उसके बाद कुछ ना कुछ जॉब यहाँ वहां मिल जाएगी, या वैसा वैसा सोच के थोड़ा बढ़ने से ना आपका डर थोड़ा कम बैठ जाएगा। राइट, आई थिंक इसमें मैं सिर्फ एक चीज ये ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे जो दोस्त देख रहे हैं और अगर आपको ये टर्म्स थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं समझने में, डेट क्या है, इक्विटी क्या है, तो आप चिंता नहीं करिए। इस कोर्स के दौरान जब हम फंडिंग की बात करेंगे कि आपके आइडिया के बाद आपके आइडिया को फंड कौन करेगा और क्यों करेगा,
तब हम ये आपको समझाएंगे कि आप कैसे अपने बिजनेस के लिए पैसे रेज कर सकते हैं, बाकी उससे पैसे ले सकते हैं, राइट? आकांक्षा, आप क्वेश्चंस पूछिए बच्चों के बाद। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि बिजक नाम आपने क्यों रखा और इसका मतलब क्या होता है? श्योर। सो जो एग्रीकल्चर में जो बिल बनता है, जब खरीदार को फाइनली अपना सौदा कर लेता है सप्लायर के साथ, और जब फाइनली वो जो पर्ची बनाता है बिल, उसको बीजक कहा जाता है इंडिया में, मंडियों में, हर जगह में। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग इन सबको ट्रैक कर रहे हैं, तो इसलिए बीजक जो है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जानने के लिए कि किसने कितने में खरीदा है, कौन सा क्वालिटी का आलू था, कितने टन्स में, कितना टन्स था, कितना प्राइस पे था, कहाँ से आया है, किस गाड़ी से आया, तो ये सारा पर्ची में जाता है और ये मतलब गवर्नमेंट वाला डॉक्यूमेंट की तरह होता है, तो ये इनवॉइस बिल की तरह माना जाता है, तो इसलिए नाम बीजक रखा था। Sorry, very interesting. I have another question. कोमल राजपूत क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सर विलेजेस में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है, अगर हम अपना बिजनेस वहाँ के लोगों के नीड्स के हिसाब से करना चाहे तो हमें क्या क्या करना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए? What are your thoughts on this? वो बोल रहे विलेज में उतने फैसिलिटीज नहीं होते हैं, तो वहां पे क्या बिजनेस कर सकते हो? सॉरी आकांक्षा, तुम्हारी वॉइस म्यूट हो गई। सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ जी, तो क्वेश्चन है कि विलेजेस में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है, अगर हम अपना बिजनेस वहाँ के लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग करना चाहे तो हमें क्या क्या करना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए? राइट। नहीं, ये काफी मैं समझ सकता हूँ। विलेजेस में देखा जाए तो लोग वैसे जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, आजकल आप इंडिया में देखोगे पिछले 2-3 साल में हर कोई एक, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में एक टर्म बन गया है भारत, कि हम धंधा बना रहे हैं भारत के लिए, इंडिया नहीं बोल रहे हैं। जो इंडिया के लिए बिजनेसेस थे वो धीरे धीरे वो बोल रहे कि यार इंडिया का जो सबसे ज्यादा लोग है, 70% लोग अगर भारत जो गांव में रहते हैं उनके लिए बिजनेस बनाना चाहिए। तो उस वाले में मतलब यहाँ के लोग जो सिटी में रह के, दिल्ली में रह के भारत के लिए बिजनेस बना रहे हैं, उससे मतलब वो बना तो रहे बट उनको आइडिया भी नहीं होता है, वो कभी गांव में रहे नहीं है। और जो बिजनेस, वही बिजनेस अगर आप कर पाते हो गांव में रह के, गांव के लिए कर पाते हो, जो आपका सोच है, जितना आपका आपने वो देखा हुआ है अपने बचपन से अभी तक सारे गांव में रहते हैं, जो आपका आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कोई भी सिटी वाला एंटरप्रेन्योर नहीं कर पाएगा, जितनी आपकी पहचान है उस गांव में। तो हाँ, मैं मानता हूँ गांव में बहुत लोग कम है, हो सकता है 5,000 10,000 लोग के लिए बना रहे हो आप। ये तो आपको ये करना पड़ेगा कि बगल वाले गांव में या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट या जुड़ना पड़ेगा। यार ये मैंने यहाँ पे बिजनेस बनाया है, मान लो आपने किसी गांव में अचार का बिजनेस बनाया है, आपका अचार बहुत अच्छा फैला है आपके गांव में, उसी अचार को आप हो सकता है किसी बगल वाले गांव में या कहीं से अपने रिश्तेदारों में ढूंढने की कोशिश करो कि यार वहाँ पे और कोई लोग है क्या जहाँ पे मेरा अचार यहाँ से वहाँ बिक सकता है। आप शायद, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मानता हूँ बहुत कठिन चीज है कि यार आप शुरुआत में 10,000 लोग के लिए बना रहे हो, फिर बाकी लोगों के लिए कैसे बनाओगे। बट अगर हो सकता है बाहर नेटवर्क बन जाए, या अपने अगर आपके पास पैसे आ गए तो अगर आप लोग को, बाकी लोगों को हायर करो जो बाकी गांव में वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अचार बेच रहे हैं, अलग ही ब्रांड का अचार है जो पहली बार मतलब बहुत ही अलग है बाकी ब्रांड से, वैसा कर रहे हो, या अपना वेयर हाउस, मतलब ये एक तरीका हो सकता है कि आप बाकी लोगों से बाकी गांव में जुड़ के, ताकि वो मार्केट बड़ा बन जाए। आप एक गांव पे नहीं, आप 100 गांव पे फोकस कर रहे हो, तो शायद ये एक तरीका हो सकता है। Very interesting. Thank you. I have another question. मिस एजी पूछ रही हैं कि मैम सर स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या लोगों की डिमांड?
बिकॉज उनका मानना है कि स्किल्स उनके पास ज़्यादा है नहीं, तो बिजनेस नहीं कर सकते हैं और ना ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, विच आई एम श्योर महेश भी बोलेंगे मैं सेल्सी दैट्स रॉन्ग, आप ऑफ कोर्स सब कर सकती हो, बट शी इज ऑल्सो सेइंग कि स्किल है और जो हमारी स्किल है वो लोगों की डिमांड नहीं है, जो बिजनेस कहीं फ्लॉप ना हो जाए, और तो वो जानना चाहती है कि क्या इम्पोर्टेंट ज्यादा है, स्किल आपकी या फिर जो डिमांड है लोगों की वो। तो आकांक्षा, मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहता हूँ। महेश, आइडिया लाने का किसी बिजनेस के लिए क्या प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं, आप कैसे आइडियाज आते हैं एंटरप्रेन्योर्स? राइट, ठीक है। हाँ, तो जो स्किल की बात भी हो गई है, जैसे कि अगर मैं बात कहूँ चाइना की सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन कंपनी की बात करूँ जो अलीबाबा है, उसका जो फाउंडर है, एंटरप्रेन्योर, वो एक इंग्लिश टीचर था। तो उसका स्किल ना ही सॉफ्टवेयर साइड में था, ना ही उसका स्किल बिजनेस ई कॉमर्स जो होता है वेबसाइट के थ्रू माल बेचने का था, वो सारे स्किल सेट्स नहीं थे। सिमिलरली अगर मैं वैसे एप्पल जो लैपटॉप होता है एप्पल कंपनी का, उसका फाउंडर भी देखा जाए तो ये मतलब वो आर्ट स्टूडेंट था, वो वहाँ पे बेसिकली फॉन्ट टाइपोग्राफी में काइंड ऑफ पढ़ा हुआ था। उसका जो स्किल सेट था शायद वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। आप जरूरी नहीं है कि आपका स्किल सेट जो है आपके बिजनेस के लिए रिलेटेड हो, वो डिपेंड करता है बिजनेस से बिजनेस भी। जैसे कि पुराना एग्जाम्पल भी मैं अगर देख लूं कि यार बिजनेस में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे अचार बनाने के लिए, हाँ, आपको खाना बनाना जो अचार जो तरीका होता है वो आना बहुत जरूरी है। बाकी उसे बेचना कैसा है, पैकेजिंग कैसी करनी है, लोगों में एक दूसरे के घरों में जाके कैसे करना है, उसके लिए आपको मदद करने के लिए लोग मिल जाएंगे। हो सकता है आपकी जैसे कि यहाँ पे टीम है, अगर आप पूछोगे कि है ना कोई एडवाइस के लिए इस तरह के लोग मिल जाए, तो शायद कहीं ना कहीं आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे जो स्किल सेट्स आपके पास नहीं है, शायद वो उनके पास हो सकती है। तो एक तो है कि जरूरी नहीं है स्किल सेट्स और ये हो, बट आपको वो पता होना चाहिए कि पूरी इंडस्ट्री में आप सीख सकते हो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपका अलग तरीका क्या है, शायद वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और शायद अक्षय ने पूछा था कि यार आइडियाज कैसे आता है। आइडियाज कैसे आते हैं, ठीक है। मतलब आई थिंक क्योंकि ये कांस्टेंट स्ट्रगल रहता है, राइट? मतलब एक ये डर रहता है एंटरप्रेन्योर बनने का भी कि क्या मेरा आइडिया सही है कि नहीं, या क्या मेरा आइडिया बिजनेस लायक है या नहीं, राइट? क्योंकि हमको हमेशा जब हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हम रतन टाटा के बारे में सोचते हैं या फेसबुक के फाउंडर के बारे में सोचते हैं। हम छोटी दुकानों के बारे में नहीं सोचते, या उतनी प्राइड नहीं फील करते अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, या हम इतने सारे बिजनेसेस हैं उनके बारे में नहीं बात करते, राइट? हम वही इक्के दुक्के बड़े बड़े फाउंडर्स, बड़े बड़े उनके बारे में बात करते हैं। और आई थिंक जितनी मेरी इंटरेक्शन रही है आईटीआई के हमारे दोस्तों के साथ भी, कहीं ना कहीं वो इंटिमिडेटिंग लगता है कि क्या हमारा आइडिया सही है कि नहीं। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। राइट, हाँ, राइट। तो शुरुआत में देखो, आज पूरे कोविड में हर तरह का बिजनेस बंद है, बट जो सबसे रिटेलर जो होता है, जो अपना किराना दुकान होता है, वो आज चल रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए इकोनॉमी में, वो भी आज चल रहा है। आज किसानों का बिजनेस चल रहा है। तो यार मतलब देखा जाए तो आज इंडिया अगर चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, इन लोगों की वजह से चल रही है। बाकी सारे इंडस्ट्रीज बंद है, हो सकता है बस हॉस्पिटल को छोड़ के, बाकी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज बंद है। तो कोई छोटा बड़ा वैसा नहीं होता है, आपको शुरुआत करना होता है। तो हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप, एक तो ये सारे बड़े बड़े को देख के लगता है कि यार सारे बिजनेसेस, एक सेकंड, सॉरी, हाँ, एक तो सारे बड़े बड़े बिजनेस को देखते हैं, हाँ, बट वो शुरुआत करने के लिए हो सकता है
आपको एक छोटी सी दुकान पे शुरू करना पड़ेगा। छोटी सी दुकान पे आप लगाओगे, रिटेल दुकान लगाओगे, फिर देखोगे कि अब रिटेल के साथ मेरे को कपड़े भी बेचना है, पैसे कमा के मैं कपड़े की भी दुकान लगाओगे। तो ऐसे 2-3 आप कहीं से शुरू करोगे, जैसे-जैसे आपका नॉलेज उस दुकान में बढ़ेगा और जैसे-जैसे आप बाकी के आस-पास की चीज़ें देखोगे, तो शायद आपका अ, वो नज़रिया थोड़ा बदलेगा। और जो आइडिया वाली बात होती है ना, आइडिया भी आती है जब जितना आप आस-पास पढ़ोगे, देखोगे लोगों को, अ, तो आइडिया आ सकता है। तो आइडिया आने के लिए भी, जैसे कि मेरे को फ़िटनेस में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैं काफ़ी उसमें काफ़ी सालों तक मतलब ये नहीं कि मेरे को कुछ बिज़नेस शुरू करना है, उसके लिए नहीं करता था। मैं खुद से अपने अलग-अलग जिम जाता था, अलग-अलग रेसिपीज़ खाना का देखता था, क्या बॉडी के लिए अच्छा होता था। तो इसी कारण मैं काफ़ी वो एक्सपर्ट बन गया था, काफ़ी नॉलेजेबल बन गया कि यार इस बिज़नेस में कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ पे है कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो बिज़नेस करने के भी 2 तरीके, एक है कि जहाँ पे आपको लगता है बाकी लोग कहीं नहीं कर पा रहे हो और वाओ आप वो कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया है। तब आप बहुत बड़े बन सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट है वैसा। दूसरा है, हो सकता है बाकी लोग कर रहे हो बट आप शायद बहुत अच्छी तरह से कर पाते हो, तो इसका भी फ़ायदा है। आप धीरे-धीरे आपके एक्सपर्टीज़ के कारण आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। तीसरा है, अगर बाकी लोग भी कर रहे हैं बट आपके गाँव में उस तरह का सर्विस नहीं है, बाकी गाँव में है बट आपके गाँव में नहीं है। जैसे हो सकता है आपके गाँव में कोई एक नॉर्थ इंडियन ढाबा नहीं है, पर बाकी गाँव में है, तो हो सकता है आप अपने गाँव में कैटर कर लो। शुरुआत करने के लिए हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप इस तरह से शुरू कर लो, आगे जाके आप जैसे-जैसे घुसोगे, आप और बड़ा बनाते जाओ, बना सकते हो इसको। थैंक यू सो मच। हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जो काफ़ी कॉमन है। एज एन एंटरप्रेन्योर महेश, आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है? अ, हाँ, अ, ठीक है, ठीक है। राइट हाँ, वीकनेस तो बहुत सारी है, तो शायद मैं वहाँ से शुरू कर सकता हूँ। अ, तो जैसे कि मुझे मतलब ऑफ कोर्स वीकनेस में मैं लोगों से काफ़ी जैसे लोगों से काम करवाना है तो बिल्कुल काम से काम पे रखता था कि यार वो जो इंटरेक्शन होता है ना यार लोगों से काम कराने के लिए पहले वो बॉन्डिंग भी बनानी बहुत ज़रूरी होती है। मैं बिल्कुल मुद्दे पे आ जाता था कि यार ये काम करना है, ऐसा करना है। उसके कारण शायद वो आपका काम कर देगा पर जो दिल से नहीं कर पाएगा। तो वो मेरी लर्निंग थी कि यार जब भी आप अपनी टीम से या बाकी लोगों से कुछ करवाना चाहते हो, तो वो जो बॉन्डिंग भी है, जो आपका रिश्ता भी है, उसको भी दोस्ती यारी में अच्छी तरह से बनती है। तो वो वीकनेस थी शुरुआत में धीरे-धीरे करके उसको करना पड़ा था। अम, फिर मतलब कोडिंग सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी नहीं आता है, समझ में तो नहीं आता है कभी उतना, बट बाकी दोस्त लोग थे जो कर पाते थे या बाकी मेरे जो पार्टनर हैं जो कर पाते हैं, तो उनसे अब धीरे-धीरे समझ में आता है कि क्या है, क्या नहीं है। अम, और वीकनेस ये भी है कि मैं सोच लेता हूँ, स्ट्रैटेजी सब कुछ बना देता हूँ। जब ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल हर एक को आगे बढ़ाना है, जब ग्राउंड पे करना है चीज़ों को, तो उसमें थोड़ा वीकनेस लगता है मुझे। बट उसी के लिए अगर बाकी लोग आ जाते हैं साथ में, वो कर पाते हैं। तो ये कुछ-कुछ वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ्स में तो यही है कि यार मैं काफ़ी अलग-अलग सेक्टर्स को देख के काफ़ी अलग-अलग चीज़ों को देखते रहता हूँ मैं, काफ़ी कुछ महसूस करने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी जगह जाता हूँ। तो मेरे को वो चीज़ें दिखती है जो शायद हो सकता है बाकी लोग नहीं देख पाते कि यार यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन नहीं है। तो वो सारा जो बाकी लोग नहीं देख पाते शायद मैं वो चीज़ें देख पाता हूँ। दूसरा है मेरा मतलब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से था तो थोड़ा फंडिंग में किस तरह से पैसा जुगाड़ना है, क्या किस तरह से कहानी बनानी है, क्योंकि
एंड में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप किस तरह से अपनी कहानी बना रहे हो, अपनी स्टोरी बना रहे हो, उससे भी शायद लोग आपसे जुड़ना चाहते हो, भले ही वो पैसे देने वाले हो या आपके एम्प्लॉइज हो। तो वो सब भी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट था। तो हाँ, ये एक दो चीजें थी। थैंक यू सो मच। अक्षय, आदित्य, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हमारे लर्नर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो गए हैं, बट इफ यू हैव एनी इनपुट या फिर अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज। हाँ, एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच महेश जी, आपसे आपकी कन्वर्सेशन को मैं सुन रहा था इस दौरान, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक आपने जो जर्नी तय की है उससे हम सब बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, और हम सबको बहुत मोटिवेशन मिल रही है कि हम लोग भी कर सकते हैं। महेश जी, एक सवाल जो स्टूडेंट्स ने काफी पूछा है, वो थोड़ा बहुत एड्रेस भी किया था आपने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, उसको थोड़ा और डिटेल में मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दोस्तों के लिए एड्रेस करें कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं। मतलब अगर मैं गांव में हूँ और मेरे को कोई बिजनेस करना है, या फिर मैं कहीं पे भी हूँ, सिर्फ गांव में नहीं, मैं शहर में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, क्या अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, और ये अलग अलग अप्रोचेस क्या है अगर है तो पेरेंट्स को मनाने के लिए? हाँ नहीं, मैं समझ सकता हूँ यार। राइट। तो मैं पेरेंट्स को मनाने के लिए ना, पहले तो धीरे-धीरे उनको अलग-अलग शेयर करते रहता था कि यार ये देखो, ये एंटरप्रेन्योर की ये कहानी न्यूज़पेपर में आई थी, उसने इंदौर से था, उसने फिर कहीं जाके बड़ी-सी कंपनी शुरू कर दी है, आगे बढ़-बढ़ के। तो एक तो जहाँ-जहाँ मेरे को दिखता है, जहाँ-जहाँ मैं कहानियाँ वो बिल्ड अप करने के लिए बिफोर उनके साथ डिस्कस करूँ कि नहीं मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मैं उनके साथ ये अलग-अलग आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर के या वीडियोज़ है, या धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस करते रहता है कि टीवी पे चला लिया, कभी मोबाइल पे चला लिया दिखाने के लिए। तो ये शुरुआत की बात थी। अ, दूसरा था कभी-कभी अ, माँ-बाप से ना, मतलब मेरे पिताजी से मैं उनके स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता था, उनको भी खुशी होती थी कि मैं अगर उनके बिज़नेस के बारे में डिस्कस करता हूँ, उनको भी लगता था कि मैं उनके काम में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और वो थोड़ी बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि बाप-बेटे के बीच में बातें करने के लिए भी चीज़ें कम होती है। तो अगर मैं कुछ उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करता हूँ कि आपने इतना अच्छा बिज़नेस बनाया, तो वो भी थोड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ, अ, मतलब मेरा बेटा मेरे इसके बारे में केयर कर रहा है। तीसरा कुछ-कुछ कभी-कभी एक्सट्रीम हो जाता है कि कभी-कभी बोलना पड़ता है कि नहीं-नहीं, अ मेरा सरनेम जो है, मेरा जो लास्ट नेम है, वो निकाल दो, वो हटा ही दो। अ, अगर बिल्कुल भी नहीं मानते हैं तो बोलते हैं नहीं, नहीं मैं आपका बेटा-बेटी नहीं बनना चाहता। वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कभी-कभी अब ऐसे-ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, तो ये भी मज़ाक कर रहा हूँ, बट हाँ, ये भी एक तरीका है। अ, आई थिंक माँ-बाप को जितना आप एक्सपोज़ कर पाओगे बाहर की दुनिया को, बाहर की सक्सेस के बारे में, शायद उनका नज़रिया थोड़ा धीरे-धीरे बदलेगा। अ, तो हाँ, ये कुछ तरीके थे। बट हाँ, फिर भी मुश्किल है। ये सब करने के बाद शायद गाँव में ये मानने के लिए काफ़ी काफ़ी आपको खुद से करना पड़ेगा। जब तक आपका वो सब, ये तो आप साइड में करते जाओ, जब तक सक्सेसफुल, जब किसी एक मुकाम पे नहीं आ जाता है आपका बिज़नेस, या आपने दुकान लगा ली है, दुकान क्या लगानी है, क्या-क्या जुगाड़ करना है, वो सब सोच समझ के फिर डिस्कस करने पे शायद माँ-बाप में वो थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आता है, हाँ, ये कर पाएगा। मान लो अगर आपको दुकान भी लगानी है, तो दुकान सीधे अगर आप बोलोगे कि नहीं, नहीं मेरे को एक कपड़ों की दुकान लगानी है, शायद वो उतना नहीं मान पाएँगे। उससे पहले अगर आप मान लो सूरत जाके आ जाओ, या कहीं जहाँ पे दुकान कपड़े सोर्स कर सकते हो, वो पूरा जुगाड़ कर लो कि मैं यहाँ से सोर्स करने वाला हूँ, इतने पैसे चाहिए। जो प्लानिंग होती है ना, जैसे आप अपने बैंक को बोलते हो या इन्वेस्टर्स को बोलते हो, ये थोड़ा प्लानिंग बताओगे तो शायद उनको भी दिलासा आएगा कि हाँ, इसने इतनी मेहनत करी है कि यार प्लान तो बना के आया है। अलग-अलग तरीका तो बना लिया है। तो शायद उनसे वो थोड़े चेंज हो जाएँगे। तो दोस्तों, इससे 3 चीज़ें सीखने को मिली मुझे, और मैं समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। एक, कि अपने पेरेंट्स को जितना हो सके ये भी
पिक्चर दिखाने की कोशिश करो कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे बिजनेसमैन सक्सेसफुल भी होते हैं। किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू आए, आप उन्हें महेश जी का इंटरव्यू दिखा सकते हो कि देखिए इन्होंने भी स्ट्रगल किया है लेकिन आज ये इस मकाम पर है। आप उन्हें जयराज जी का इंटरव्यू दिखा सकते हो। तो हम ऐसे कुछ सक्सेसफुल लोगों के साथ बात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको पता चले कि सबकी लाइफ में ही स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल किसी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होता। और आई थिंक ये हमने सीखा कि हाँ, हमें ये साइड भी अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहिए। दूसरी चीज हमने सीखी कि अपने पेरेंट्स को मनाने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि अगर आप उस मुकाम तक पहुंच जाओ जिसमें वक्त लगेगा, तो धीरे धीरे आप मेहनत करोगे, 2 साल 3 साल शायद से आप एक सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंच जाओगे। और तीसरी चीज है, वो मुकाम तक पहुंचने के लिए वो मेहनत, वो पेरेंट्स को शायद से दिखनी चाहिए कि ये लड़का मेहनत या लड़की मेहनत भी कर रही है। तो शायद से वो भी उन्हें थोड़ा हद तक कन्विंस कर देगी कि हाँ, कहीं ना कहीं मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो शायद से फ्यूचर में जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और उसके बाद भी मुश्किल तो है ही, लेकिन अगर सबसे पहले अपना आइडिया बेचना है तो अपने पेरेंट्स को बेचना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आई थिंक महेश जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। आपने अपना काफी टाइम हमें दिया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे यंग दोस्तों के लिए आपकी क्या फाइनल एडवाइस रहेगी? हाँ, फाइनल एडवाइस, देखो यार, अपनी जिंदगी खुद बनानी है। तो बाकी घर वाले, मैं इतना बोलूंगा कि हाँ, घर वाले, गांव में दोस्त लोग, शादी से लेके बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, आपत्ति की तरह आएगी। बट ये आपकी एक ही जिंदगी है, एक ही बार आएगी। अगर आप ये सारी आपत्तियों को नजरअंदाज करके, उनको छोड़ के एक बार करने की कोशिश करोगे, शायद हो सकता है वो सब आपको ये करने पे ही पता लगेगा कि यार आप शायद हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए। और अगर नहीं सक्सेसफुल भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बेस्ट तरीका यही है, अगर भले ही आपका नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट जो लर्निंग होती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद इतने सारे, ऐसा ही नहीं है कि आपका अंदर का स्वभाव भी बदलेगा, और साथ में आपके जो नए-नए जॉब्स मिल सकते हैं, बहुत अलग-अलग तरीके से मिल सकते हैं। कि भले ही आपको, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप करने में आपको वो धंधा मतलब अकाउंटिंग का भी देखना पड़ता है, कैसे बेचना है, सेल्स की भी स्किल्स आ जाती है, कहानी कैसे बोलनी है उसकी भी स्किल्स आ जाती है। ये सारा लर्निंग कहीं ना कहीं यूज होता है। तो ये मत बिल्कुल घबराइए नहीं, जो भी आपत्ति आ रही है उस सब पार करके बिल्कुल जाइए एंटरप्रेन्योरशिप की तरह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच महेश जी। इसी के साथ थैंक यू सो मच महेश। आई थिंक सबसे पहले तो महेश जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अपना टाइम देकर हमें इतना कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच टू अक्षय एंड आकांक्षा फॉर होस्टिंग सो वेल। और थैंक यू दोस्तों, सबसे ज्यादा आप लोगों को जो आए हमारे इस पॉडकास्ट और हमारे इस लाइव सेशन को देखने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और अगर महेश जी साहब कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि एक बार हम एंड में कर देंगे। यू कैन फिनिश इट, नो प्रॉब्लम। जरूर। तो दोस्तों मैं आउटरो कर देता हूँ, फिर अक्षय जी कुछ अनाउंसमेंट में करेंगे। तो एक अनाउंसमेंट तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एज यूजुअल असाइनमेंट शेयर कर दिए जाएंगे और उसको आपको भरना है, 5 मिनट लगेंगे। और उसके अलावा स्टे होम, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए और मजे कीजिए, वीकेंड आ गया। हाँ अक्षय। हाँ, तो आई थिंक मैं बस क्योंकि कल कुछ लोगों के ये क्वेरीज आई थी, क्योंकि वो 8 से 9 के सेशंस अटेंड नहीं कर पा रहे, तो आदित्य और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि जो आप लोगों के बैच वाइज वेबिनार्स हैं, जो आप अपने एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेटर्स के साथ लेते हैं, हम उनकी भी रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब के चैनल पे रख दिया करेंगे। तो आप अपने फैसिलिटेटर की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और उसके बाद आप उनको व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आप 8 से 9 नहीं आ पा रहे, और आप बाकी क्लासेस भी देख सकते हैं जो क्लासेस हो रही है। तो हम जो भी सब कुछ लाइव कर रहे हैं ताकि किसी का भी मिस नहीं होगा, तो हम हर चीज की रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप पे भी देते जाएंगे। इसी के साथ हम यहाँ आज का सेशन एंड करते हैं। हम वापस मंडे आप लोगों से मिलेंगे विद अ न्यू गेस्ट, विद अ न्यू स्टोरी। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू महेश अगेन। गुड नाइट।